चेंजेस मुझे कुछ नहीं दिखेगा, बट अगर मैं इस पे क्लिक करूं, अभी देखो ये एक और टैब में ओपन हो रहा है। जितनी बार मैं क्लिक करूंगा एक नया टैब ओपन होगा। समझ में आया? ये है एक टारगेट वेरिएबल या फिर एट्रीब्यूट। ठीक है, इस टारगेट एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग यही काम करते हैं कि एक लिंक को हम लोग सेम टैब में ओपन करना चाहते हैं कि किसी और टैब में ओपन करना चाहते हैं। तो मेरे लिए अगर किसी और टैब में ओपन हो तो देखने में बेहतर होता है। तो मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो देखिए एक और टैब में जाके ओपन हो रहा है। आपको जस्ट याद रखना है कि टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये वाला अंडरस्कोर ये ब्लैंक लिखना है। VS कोड आपको सजेशन देगा, सो डोंट वरी। अगर सजेशन ना भी दे तो आप लोग इसको काटिए, फिर कोटेशन दीजिए। कोटेशन देने के बाद देखिए चारों ऑप्शंस मुझे दिखा रहे हैं, तो हमें चूज करना है अंडरस्कोर ब्लैंक। इस पे क्लिक करेंगे ये एम्बेड हो जाएगा या फिर ऐड हो जाएगा। अगर अभी मैं क्लिक करूं तो देखिए ये फिर से काम कर रहा है। क्लियर? ये था एक छोटा सा एग्जांपल एट्रीब्यूट का, एक टारगेट एट्रीब्यूट का। समझ में आया? हैंड रेज कीजिए जो जो जिन लोगों को समझ में आ गया। चेक करूं एक बार सबको देखने को मिला कि नहीं। अभी हैंड रेज कीजिए किन समझ में आ गया। इजी चीज है, जस्ट हमें एक टारगेट एट्रीब्यूट यूज करना है। ठीक है, देखिए इसको अगर कंप्लीटली आप लोग ऐसे देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है और उसके बाद मैंने टारगेट लिखा है। बस यही आपको याद रखना है। हर एक एट्रीब्यूट के बीच में एक स्पेस रहता है। उस स्पेस को अगर आप लोग रिमूव कर दो तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, गारंटी नहीं है कि ये काम करे। तो इसमें स्पेस देने के बाद आप लोग फिर इसको ट्राई करो। ठीक है, इसको अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले ले, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेने के बाद इसको खुद से ट्राई करो, देन ये अच्छे से समझ में आएगा। ऑलराइट, देन फिर आगे बढ़े। देन हमारे पास है एक बटन टैग। बटन टैग बहुत सिंपल है, ये हमें बटन बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, बहुत इजी, मैं फिर से बता देता हूँ। तो बटन बनाने के लिए हम लोग जस्ट लिखेंगे BTN शॉर्टकट। BTN लिखने के बाद अगर आप लोग एंटर करोगे तो आपके सामने एक बटन टैग आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। क्या लिखूं? BTN। BTN इज शॉर्ट फॉर बटन। BTN लिखने के बाद अगर VS कोड में आप लोग एंटर करो तो आपके सामने एक बटन टैग आ जाएगा। अभी इसके अंदर कुछ भी लिखो तो एक बटन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ? सबमिट। सेव करूंगा, इसको पहले स्नैप कर लूं, इसको भी मैं स्नैप कर लूं। ऑलराइट, अभी देखिए यहाँ पे सबमिट नाम का एक बटन आ गया है। अभी इसको भी क्लोन करो, BTN, यहाँ पे कुछ और लिखो, लाइक मैंने यही एग्जांपल दिया था। सेव करूंगा, मुझे एक और बटन चाहिए। इस बटन का मैं नाम क्या दूं? कमेंट। सेव करूंगा, देखिए सबमिट लाइक कमेंट। बस इजी है, इस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जस्ट आपको कैसे बटन बनाना है, इसी टैग का यूज करके एक बटन बनाना है, बस और कुछ नहीं। देन हमारे पास आता है एक इमेज टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमेजेस आप लोग अपने वेबसाइट में बहुत बार यूज करोगे, बहुत जगह यूज करोगे। तो इमेज टैग को हमें पहले समझना पड़ेगा, क्या यूज केस क्या है इसका। इमेज टैग के नाम में ही इसका काम है। तो नाम में है इमेज, तो ये क्या काम करता होगा? ये हमारे वेबसाइट में इमेजेस ऐड करने के लिए मदद करता है, बस और कुछ नहीं। तो आप लोग अपने वेबसाइट में अगर कोई इमेज ऐड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर ये वाला इमेज मैंने ऐड किया है, मैंने नहीं किया, जिसने किया होगा उसने ये बनाया होगा। तो इसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं? हम लोग यूज करते हैं एक IMG टैग, इमेज। IMG स्टैंड्स फॉर इमेज। ठीक है, शॉर्ट में इसको IMG बोलते हैं। जिन्होंने HTML बनाया था उनको जाके पूछना पड़ेगा कि इमेज को आप लोग शॉर्ट में क्यों IMG बोल रहे हो। तो ये IMG या फिर इमेज टैग है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? हम लोग पहले इमेज के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा IMG। ऑब्वियसली नाम ही है, टैग का नाम ही है इमेज, सॉरी IMG। तो यहाँ पे IMG लिखने के बाद मैं एंटर करूंगा। IMG लिखने के बाद एंटर करता हूं तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ही टैग प्रकट हुआ। इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है। मतलब इमेज टैग का कोई एंडिंग टैग नहीं है। इमेज टैग का जस्ट एक स्टार्टिंग टैग होता है। क्यों पता है किसी को? इमेज टैग का कोई एंडिंग टैग क्यों नहीं होता? एनीवन? किसी को पता है? चैट बॉक्स में लिखिए। फिर पता है तो हाँ लिखिए, नहीं पता है तो ना लिखिए। ठीक है, या फिर यस नो भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस उज्जवल जी, परफेक्ट। इसको बोलते हैं एक एम्प्टी टैग या फिर सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसको बोलते हैं एक सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्यों? क्योंकि इमेज टैग के अंदर कोई टेक्स्ट हम लोग नहीं प्रोवाइड करते। ठीक है, इमेज टैग के अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, इसमें जस्ट एक इमेज का सोर्स होता है या फिर एक इमेज का लिंक होता है। उसी की वजह से हम लोग इस इमेज टैग को बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग या फिर एम्प्टी टैग। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलना बेटर है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, ये खुद से खुद को क्लोज कर लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो एट्रीब्यूट्स देखने को मिलते हैं, इनको बोलेंगे हम लोग एट्रीब्यूट्स। मैंने सिखाया था कि आप लोगों को अगर किसी टैग के अंदर ऐसे कुछ टेक्स्ट देखने को मिले
उसके बाद अगर एक इक्वल टू लिखा हो और उसके बाद अगर कोटेशन दिया हो तो आप लोग इसे समझ जाओ कि ये एक एट्रीब्यूट है। क्या है, चैट बॉक्स में लिख देता हूँ या फिर यहीं पर लिखता हूँ, एट्रीब्यूट, सॉरी एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट एक्चुअली में यूज होता है हमारे HTML टैग्स के अंदर उस टैग का फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने के लिए। किसी भी टैग का फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने के लिए या फिर फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं। एट्रीब्यूट कहाँ कहाँ आपको देखने को मिला है अभी तक? एंकर टैग में, ये जो href है, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है। फिर टारगेट, ये भी एक एट्रीब्यूट है। क्यों? क्योंकि हमारे जो एंकर टैग के अंदर जो पहले से जो फंक्शनैलिटी था कि हम लोग क्लिक करते हैं और उसी टैब में वेबसाइट ओपन हो रहा था, लेकिन टारगेट एट्रीब्यूट यूज करने के बाद हमने एक अलग से फंक्शनैलिटी उसमें ऐड किया कि अगर मैं चाहूं तो लिंक पे क्लिक करने के बाद एक एक्सटर्नल टैब में या फिर एक दूसरे टैब में हम लोग उसी लिंक को ओपन होते हुए देख सकते हैं। तो ये हुआ एक फंक्शनैलिटी इंक्रीज या फिर एक फंक्शनैलिटी हमने ऐड किया बाहर से। ठीक है, इसीलिए एट्रीब्यूट्स यूज करना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग कोई भी टैग का थोड़ा बहुत फंक्शनैलिटी इंक्रीज कर सके। वैसे ही हमारे इमेज टैग के अंदर भी दो एट्रीब्यूट आपको देखने को मिलेगा, एक है SRC और एक है ALT। ठीक है, एक है SRC और एक है ALT। SRC का पूरा नाम क्या है, कौन बता पाएगा? देखते हैं एक बार। ठीक है, SRC का पूरा नाम क्या है, एक बार मुझे बताइए। लिखिए लिखिए, SRC मतलब क्या होता है? ठीक है, पूरा नाम इसका क्या है ये मुझे बताओ। SRC नॉट ALT। सोम जी, मैंने पूछा SRC का पूरा नाम क्या है, आपने ऑल्ट का बता दिया, बहुत बढ़िया, वो भी कोई बात नहीं। तो जिन्होंने सोर्स बताया, ठीक है, जिन्होंने बोला SRC का पूरा नाम है सोर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। सोर्स क्यों यूज करते हैं हम लोग? सोर्स मतलब बताने के लिए कि ये इमेज एक्चुअली आ कहां से रहा है। HTML के जो डॉक्यूमेंट पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो HTML का डॉक्यूमेंट हमारे पास है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो इमेज कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, वो सोर्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक SRC एट्रीब्यूट। ठीक है, इस SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? पहली बात तो हम लोग कोई एक्सटर्नल इमेज ऐड कर सकते हैं, मतलब हम लोग कोई इमेज बाहर से लाएंगे, जैसे गूगल से लाने के बाद उस इमेज को यहाँ पे जस्ट उस इमेज का लिंक मैं दे दूंगा और वो इमेज हमारे वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। चलिए पहले वो करते हैं। तो कौन सा वाला इमेज हम लोग यूज करें? कुछ भी, जैसे क्या यूज करूं मैं? पिछले दिनों मैंने एक बाइक का दिखाया था, तो वही करते हैं। ठीक है, यामाहा R1, तो मेरी फेवरेट बाइक, कोई बात नहीं। तो इस बाइक को कोई भी इमेज आप लोग गूगल पे जाके पहले सर्च करो जो भी आपको इमेज चाहिए, उसके बाद इमेजेस टैब में जाओ। ठीक है, इमेजेस टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे इमेजेस देखने को मिलेंगे। तो इसमें से कोई भी इमेज आप लोग चूज करो। जैसे मुझे ये वाला इमेज बहुत पसंद आ रहा है, तो इस इमेज को मैंने क्लिक किया एक बार। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये छोटा सा एक टैब ओपन हो जाएगा इसके साइड में, इस पे राइट क्लिक करना है आपको। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी इमेज एड्रेस आपको दिख रहा होगा, ये कॉपी इमेज एड्रेस, इसको जस्ट क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इसको जाके इस इमेज SRC के अंदर जो डबल कोटेशन या फिर कोटेशन मार्क हमें देखने को मिल रहा है उसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर दो। बस पेस्ट करने के बाद आपको एक लिंक देखने को मिलेगा। अभी अगर आपको आप लोग इस डॉक्यूमेंट को अगर सेव करो या फिर कोड को सेव करो तो आपके वेबसाइट में एक इमेज आ जाएगा। देखिए बहुत बड़ा इमेज है बट ये दिखा रहा है मुझे। ठीक है, ये हुआ एक एक्सटर्नल सोर्स, मतलब बाहर से कोई इमेज हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको इंपोर्ट करना है कोई खुद के कंप्यूटर का कोई इमेज, उसको हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए भी प्रोसेस बहुत सिमिलर है। कैसे? हम लोग पहले एक इमेज टैग बना देते हैं। अभी इस इमेज टैग के अंदर मैं मेरे कंप्यूटर से कोई इमेज इसमें इंपोर्ट करूंगा या फिर इसके सोर्स में ऐड करूंगा। कैसे? तो मैं पहले इमेज चूज कर लूं कौन सा वाला इमेज मुझे देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक इमेज चूज करता हूँ यहाँ से। कोई भी एक इमेज कहाँ से लाऊं? चलिए VS कोड का एक इमेज। ठीक है, अभी इस इमेज को आपको इस VS कोड के जो एक्सप्लोरर सेक्शन में आप लोग कोड कर रहे हो, जहां पे आपने index.html फाइल क्रिएट किया है, वहां पे जाके आपको इस इमेज को पेस्ट करना है। तो मैंने वो इमेज मेरा कहा गया, एक सेकंड, इस इमेज को VS कोड के इमेज को मैं यहाँ से ड्रैग करके इसमें जाके ड्रॉप कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे जाके ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया है। अभी अगर मैं इस इमेज को मेरे वेबसाइट में ऐड करना चाहूँ, कैसे करूंगा? जस्ट इस इमेज टैग के अंदर जो मैंने सेकंड इमेज टैग बनाया है उसके SRC के अंदर मैं लिखूंगा डॉट स्लैश का मतलब है रूट ऑफ डायरेक्टरी। ठीक है, ये जो VS कोड के अंदर आप लोग कोड कर रहे हो, इस कोड ये कोड कोई फोल्डर के अंदर रन हो रहा है। ठीक है, तो उस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स आपको देखने को मिलता है उसको एक्सेस करने के लिए आपको ऐसे सिंबल्स यूज करना पड़ता है जिसका नाम है
इस सिंबल का नाम है रूट ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है, मतलब जिस फोल्डर में आप लोग कोड कर रहे हो उसी फोल्डर में जो इमेज है उसको हम लोग चूज करते हैं। तो इसके अंदर मैं फिर से लिखता हूँ डॉट स्लैश लिखने के बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे index.html untitled.png। तो इसमें से इमेज कौन सा है, जाहिर सी बात है untitled.png मेरा इमेज है। तो इसको मैं सेव करूंगा या फिर क्लिक करूंगा। अभी मैं इसको सेव करूंगा तो देखिए यहाँ पे जाके ये इमेज हमारे वेबसाइट में ऐड हो गया है, ये वाला। समझ में आया? ये है दो उपाय, एक एक्सटर्नल लिंक और एक खुद के पीसी से कैसे आप लोग कोई भी इमेज ऐड कर सकते हो। ये हुआ दो उपाय। क्लियर? तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ऑल्ट पे जाते हैं। तो ऑल्ट क्या करता है, ऑल्ट का काम यही होता है कि अगर आपके वेबसाइट में किसी कारण से कोई इमेज लोड ना हो तो उस इमेज के जगह पे कुछ टेक्स्ट शो करता है। जैसे अगर मैं अभी इस इमेज को अगर मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, ठीक है, इसका जो सोर्स होता है उसको मैं अगर डिस्ट्रॉय कर दूं तो आप लोग अभी देखो, सेव करूंगा तो ये इमेज गायब हो गया यहाँ से। जाहिर सी बात है ये गायब हो जाएगा, लेकिन ये इमेज एक्चुअली लोड हुआ नहीं, बट मतलब ये इमेज का जो सोर्स है ये गलत था, इसलिए ये इमेज मुझे दिखा नहीं रहा। तो आप लोग को अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए जहां पे किसी भी कारण से अगर आपका कोई इमेज लोड ना हो तो आप लोग एक ऑल्ट प्रोवाइड कर सकते हो अपने वेबसाइट में। ऑल्ट का काम होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाना, मतलब अगर इमेज लोड ना हो तो उसके जगह पे कुछ टेक्स्ट दिखाना। तो अब मैं अगर इसमें जाके ऑल्ट जो हमारे पास एट्रीब्यूट है इसके अंदर अगर मैं कुछ लिख दूं, जैसे ये इमेज था VS कोड का, VS कोड आइकन, सेव करूंगा। अभी छोटे छोटे अक्षरों में आपको अगर दिखे ये जगह, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख के आप लोग बता सकते हो कि ये एक आइकन था जो VS कोड का था, जो किसी कारण से लोड नहीं हुआ। इसको बोलते हैं एक ऑल्ट टेक्स्ट। मैं थोड़ा और जूम इन करता हूँ, ये ठीक है, ये है एक ऑल्ट टेक्स्ट। तो आप लोग समझ गए कैसे ऑल्ट ऐड करना है। अभी मैं बताता हूँ कि इमेज को छोटा बड़ा कैसे करो, मतलब छोटा बड़ा कैसे करोगे अपने वेबसाइट के अंदर। तो दो प्रॉपर्टीज या फिर दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास होता है, एक है विद, एक है हाइट। तो हम लोग विद यूज करके क्या कर सकते हैं, विद लिख के अगर आप लोग इस कोटेशन के अंदर कुछ भी वैल्यू लिखो, जैसे नंबर में मैं लिखता हूँ 200, क्या करेगा ये मेरे इमेज को छोटा कर देगा वेबसाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग एक्चुअली में 200 मतलब ये होता है एक्चुअली में 200 पिक्सल्स, ठीक है। ये पिक्सल क्या होता है, कैसे काम करता है, वो हम लोग CSS के अंदर जाके पढ़ेंगे। बट अभी अगर 200 भी लिखोगे तो समझो कि ये 200 के हिसाब से अपने रेजोल्यूशन को घटा लेगा, ठीक है। पिक्सल में वैल्यू होता है, हर एक इमेज का एक पिक्सल में रेजोल्यूशन होता है, उस रेजोल्यूशन को ये घटा के 200 कर देता है। इसको हम लोग CSS में अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी इस विड्थ को समझ लो कि इसके अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो तो ये एक वैल्यू लेता है जो स्ट्रिंग होता है ऑब्वियसली, मतलब ये एक नंबर वैल्यू लेता है जो हमें इमेज को रिसाइज करने में मदद करता है। तो इसके अंदर हाइट भी एक एट्रीब्यूट है। इस हाइट के अंदर भी आप लोग कुछ भी दे सकते हो, जैसे एक नंबर। तो इसको अगर मैं सेव करूं तो ये देखो थोड़ा स्ट्रेच हो गया, मतलब इसका हाइट जितना था उससे बढ़ गया, ठीक है। तो अभी ये स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है। समझ में आया? ये है विद और हाइट। जिनको समझ में आ गया एक बार हैंडल्स कीजिए प्लीज, बहुत इजी है, ठीक है। अभी हैंडल्स करो, बहुत इजी चीज है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। विद और हाइट ये एट्रीब्यूट्स है। तो इसका काम आप लोग ज्यादा CSS में करोगे तो इसीलिए इसको यहीं पर हम लोग छोड़ देते हैं। जब CSS हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम लोग विद और हाइट को CSS से कंट्रोल करेंगे। ये एक्चुअली HTML से ही कंट्रोल हो रहा है, बट हम लोग CSS से करेंगे इसको, ओके। तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। तो ये हो गया हमारा रिकैप। तो आज के सेक्शन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये था हमारा रिकैप जो हमने पिछले दिनों किया था। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है, देखते हैं क्या है, हमारा एक इनपुट टैग। इनपुट टैग क्या होता है, आप लोग गूगल में जाओ, सिंपल मैं बता रहा हूँ। आप लोग google.com पे जाओ। google.com पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग जो टाइप कर पा रहे हो ना, ये जो टाइप करो आप लोग, इस टाइप करने का जो फंक्शनैलिटी आपको मिलता है ये एक इनपुट टैग से आता है, ठीक है। इनपुट टैग ही हमें मदद करता है ऐसे किसी भी वेबसाइट के अंदर कुछ टाइप करने में। आपको ऐसे ही इनपुट टैग मिलेगा HTML के अंदर, जिसको यूज करके आप लोग अपने वेबसाइट के अंदर कोई भी डेटा टाइप कर पाओगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं इनपुट, इनपुट लिखने के बाद अगर मैं एंटर करूं तो देखिए यहाँ पे एक इनपुट टैग आ गया। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। इसका भी कोई एंडिंग टैग नहीं होता है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक H1 टैग या फिर P टैग यूज करता हूँ। इसका कोई नाम देते हैं, चलिए नेम, ठीक है। नेम P टैग के अंदर मैंने लिखा है नेम, और उसके नीचे एक इनपुट टैग है जिसके अंदर आप लोगों को एक एट्रीब्यूट, नया एट्रीब्यूट देखने को मिल रहा होगा। ये एक टाइप एट्रीब्यूट है। टाइप क्या काम करता है वो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, बट आपको इनपुट टैग ऐसे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। इनपुट लिखने के बाद आपको जस्ट एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ऐसे देखने को मिलेगा एक इनपुट टैग। अगर मैं इसको सेव करूं तो अभी देखो
ये गया मेरा पी टैग और ये हुआ मेरा इनपुट टैग। थोड़ा जूम इन करते हैं, देखो, ठीक है। इसके अंदर आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हो। ये गया एक इनपुट टैग आपका। तो इसी टैग को आप लोग सीएसएस की मदद से थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा आप लोग उसको स्टाइल करके ऐसे गूगल का कोई भी इनपुट टैग डिजाइन कर सकते हो खुद से, ठीक है। लेकिन गूगल ने भी जब स्टार्ट किया था अपने वेबसाइट को, मतलब जो बनाना की जो प्रोसेस था, बनाना सॉरी जो मेकिंग प्रोसेस था, उसके अंदर पहले उन्होंने एक ऐसा ही इनपुट टैग यूज किया होगा। उसके बाद उसको मॉडिफाई करते 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 स्टाइल करते करते फिर ये बना, ठीक है। तो ये हुआ एक बेसिक इनपुट टैग जिसको हम लोग बाद में स्टाइल करके कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है इनपुट टैग। अभी चलिए इनपुट टैग्स के कुछ टाइप्स देख लेते हैं, क्योंकि इनपुट टैग के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे। तो चलिए काउंट करते हैं कितने सारे हैं। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करो इनपुट टैग के कुछ टाइप्स। जैसे इनपुट टाइप हमारे पास पहले क्या है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अभी मैं बताता हूं टाइप एट्रीब्यूट करता क्या है। इनपुट टैग्स जस्ट हम लोग इनपुट लेने के लिए यूज नहीं करते। पहली बात, इनपुट टैग हम लोग जस्ट इनपुट लेने के लिए भी लेने के लिए यूज नहीं करते। उसका उसके बहुत सारे अलग भी फंक्शनैलिटीज या फिर यूज केसेस हैं जो आप लोग थोड़ी देर बाद देखोगे। तो ये टाइप एट्रीब्यूट क्या करता है, इनपुट टैग के जो अलग फंक्शनैलिटीज हैं उसको डिफाइन करता है। तो अभी मैंने लिखा है टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब क्या है, ये इनपुट टैग टेक्स्ट इनपुट लेगा। टेक्स्ट मतलब क्या होता है, ये कैरेक्टर्स, ये अल्फाबेट्स, कुछ भी, ठीक है, ये इनपुट लेगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट का मतलब ये जस्ट टेक्स्ट में इनपुट लेगा। तो आप लोग अभी नेक्स्ट सेक्शन में देखोगे इनपुट टाइप और भी बहुत सारे हैं जिसमें अलग अलग फंक्शनैलिटीज देखने को मिलते हैं। जैसे पहले है हमारे पास इनपुट टाइप बटन, ठीक है। इनपुट टाइप बटन, ये अगर आप लोग यूज करोगे तो आपको आपके स्क्रीन पे हमने बटन टैग यूज किया था, याद है, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने यूज किया है बटन टैग। हैंड रेस करो जिनको जिनको याद है, थोड़ी देर पहले हमने यूज किया है। आप लोग अगर इनपुट टाइप बटन यूज करोगे तो आप लोगों को एक बटन टैग ही देखने को मिलेगा। मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक पी टैग यूज करता हूं जिसमें मैं लिखता हूं बटन, ठीक है। इस पी टैग के नीचे मैं एक बटन टैग बनाता हूं जिसके अंदर मैं लिख रहा हूं सबमिट, ठीक है। बटन सबमिट, सिंपल चीज। अगर मैं इसको सेव करूं तो आप लोग देखो यहाँ पे बटन टेक्स्ट के नीचे एक सबमिट नाम का एक बटन आ रहा है, सिंपल। अभी मैं अगर इसके नीचे एक और पी टैग बनाता हूँ, क्यों बना रहा हूँ, ताकि समझ में आए कि कौन सा वाला क्या टैग है। तो इसका नेम को हटा देता हूँ, इनपुट सॉरी इनपुट टाइप टेक्स्ट, ओके। ये है इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये वाला। उसके नीचे एक बटन टैग है जस्ट, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये एक बटन टैग है। और इसके नीचे मैं एक और पी टैग बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा इनपुट टाइप बटन। तो दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट टैग लेता हूँ, INPUT। इनपुट लेने के बाद अभी ये टाइप को मैं चेंज करूंगा। टाइप के अंदर अगर आप लोग देखो, टाइप अगर आप लोग ऐसे कोटेशन काट के फिर से दो तो ऐसे इतने सारे टाइप्स आपको मिलते हैं। हर एक टाइप का काम अलग है, ठीक है। तो मैं टाइप में पहले लिखता हूँ क्या, बटन। देखो यहाँ पे बटन का एक सजेशन VS कोड मुझे दे रहा है, मतलब टाइप इक्वल टू बटन एक वैलिड स्टेटमेंट है। तो मैं अगर इसको सेव करता हूँ, आप लोग एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे एक बटन आया है, ये एक बटन है, लेकिन इस बटन के अंदर कुछ लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा, ठीक है। ये इनपुट टाइप बटन है लेकिन इसके अंदर कुछ भी लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है, तो इसको हम लोग इसके अंदर कुछ लिखेंगे कैसे। आप लोग अगर बोलो कि इनपुट टैग के बाद अगर हम लोग कुछ लिखे, देखते हैं। मैं लिखता हूँ सबमिट, सेव करूंगा, तो ये तो बटन के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो इस बटन टैग के अंदर या फिर इनपुट टाइप बटन के अंदर हम लोग कुछ भी कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट याद रखना पड़ेगा जिसका नाम है एक वैल्यू। क्या नाम है उसका, उसका नाम है वैल्यू, VALUE, वैल्यू। तो इसको कैसे लिखते हैं, मैं लिखूंगा VALUE, वैल्यू। वैल्यू लिखने के बाद मैं इसके अंदर अगर लिखूं सबमिट, सेव करूंगा। अभी आप लोग मुझे देख के बताओ कि एक बटन टैग है और एक इनपुट टाइप बटन है, इन दोनों में कोई डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं। जस्ट UI देख के बताओ, कोड देख के नहीं, जस्ट UI देख के मुझे बताओ कि ये बटन टैग है और ये एक इनपुट टाइप बटन है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, देख के मुझे बताओ, ठीक है। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अभी बताइए, इन दोनों के अंदर ये एक बटन टैग है, जस्ट ये वाला बटन टैग है, और ये वाला एक इनपुट टाइप बटन है जिसमें मैंने एक इनपुट टैग यूज किया है जिसका टाइप एक बटन है, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर UI को देख के आप लोग बताओ कि इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है कि नहीं, ठीक है। लिखिए, है या नहीं है।
हमें सेम लग रहा है, सेम ही है, ठीक है, प्लेस होल्डर लगा दिया है उसमें। प्लेस होल्डर नहीं, वो एक वैल्यू है, प्लेस होल्डर अलग चीज होता है, ठीक है, डिफरेंस नहीं है। देख के आप लोग नहीं बता पाओगे कि ये कौन सा वाला क्या है, ठीक है, लेकिन दोनों का काम डिफरेंट होता है, ठीक है, दोनों बटन ही है, दोनों के काम जस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इनपुट टाइप बटन ये वाला आप लोग हमेशा हर जगह यूज नहीं करोगे। मैं पहले बता दूं, उसके बाद आप लोग लिखना जो भी लिखना है। ये इनपुट टाइप जो बटन है, ये हर जगह बटन बनाने के लिए आप लोग यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि इनपुट टैग एक ऐसा टैग है जो सबसे बढ़िया काम करता है फॉर्म टैग के अंदर। सुन लो, पहले मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो इनपुट टैग आपने देखा, इनपुट टैग क्या करता है? इनपुट टैग, एक सेकंड मैं थोड़ा जूम इन कर लूं। ये जो इनपुट टैग आपको देखने को मिल रहा है, इसका फॉन्ट क्यों ऐसा है यार, ओके, ये जो इनपुट टैग आपको देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली में काम सबसे बढ़िया करता है एक फॉर्म टैग के अंदर। ये हम लोग बाद में थोड़ी देर, आज नहीं होगा बट बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो फॉर्म टैग आपको देखने को मिल रहा है, इस फॉर्म टैग के अंदर ये इनपुट टैग सबसे बढ़िया काम करता है। क्यों? क्योंकि इनपुट एक ऐसी चीज है जो फॉर्म के अंदर ही ज्यादा होती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, एक फॉर्म आपको कहाँ देखने को मिलता होगा, आपने फॉर्म फिलअप कहाँ कहाँ किया है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर दूं, आप लोग फेसबुक पे ही जाओ, ठीक है, facebook.com सर्च करो। फेसबुक पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, इसको मैं इंग्लिश में करता हूँ, एक सेकंड। दो ऑप्शन है हमारे पास, ईमेल एड्रेस और हमारे पास है पासवर्ड, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक फॉर्म है। फॉर्म मतलब आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। जैसे बैंक के कुछ फॉर्म्स होते हैं, आप लोग फिलअप करते हो, फिर किसी और चीज के कुछ फॉर्म्स होते हैं, आप लोग फिलअप करते हो। वैसे ही फेसबुक पे भी ये एक फॉर्म है। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, अगर फॉर्म होगा तो दिखने को मिलेगा। देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं फॉर्म है कि नहीं। ये देखिए, ये एक फॉर्म टैग है, दिखने को मिल रहा होगा सबको। ये रहा एक फॉर्म टैग, FORM, फॉर्म, ठीक है। इस टैग के अंदर आप लोग देखो, ये इनपुट टैग यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है? क्योंकि फॉर्म के अंदर ही इनपुट टैग सबसे बढ़िया काम करता है। हर एक चीज के लिए इनपुट टैग बहुत बढ़िया है फॉर्म के लिए, ठीक है। फॉर्म के अंदर ही आप लोग इनपुट यूज करोगे, तो इसीलिए बटन टैग हर जगह आप लोग बटन बनाने के लिए यूज कर सकते हो। बट आप लोग इनपुट टाइप बटन आप लोग हर जगह यूज नहीं करोगे। इसको हमेशा आप लोग यूज करोगे कहाँ? फॉर्म टैग के अंदर, ठीक है। इस फॉर्म टैग के अंदर ही आप लोग हमेशा इस बटन टैग को यूज करोगे। क्यों? ये फॉर्म टैग्स हमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस देते हैं, एक्स्ट्रा मतलब फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें बहुत हेल्प करता है बाद में फॉर्म सबमिट करने में, ठीक है। वो जब फॉर्म टैग में पढ़ाऊंगा तब आप लोग को समझ में आएगा कैसे काम करता है। बट ये आपको याद रखना है कि बटन टैग आप लोग जो अभी तक थोड़ी देर पहले आपने सीखा, वो आप लोग हर जगह यूज कर सकते हो। बट इनपुट टाइप बटन आप लोग हर जगह यूज नहीं करोगे। उसको आप लोग किसके अंदर यूज करोगे? वो जस्ट फॉर्म टैग के अंदर ज्यादा यूज होगा, ठीक है। उसका काम क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, वो बाद में जब कोड में देखेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या समझाने की कोशिश की? एक बार मुझे हैंडल्स करके बताओ, ठीक है। बताइए, समझ आया? बटन कहाँ यूज करना है और इनपुट टाइप बटन कहाँ यूज करना है? सिंपल चीज है, ठीक है। तो पहले ये क्लियर कर लो कि कौन सा वाला आपको कहाँ यूज करना है। ओके, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो इनपुट टाइप है वो है एक चेक बॉक्स। अच्छे से देखो, ये इनपुट टाइप बटन है, ये एक बटन की तरह दिखा रहा है। लेकिन इनपुट टाइप जब चेक बॉक्स आप लोग लिखोगे, इस टाइप के अंदर आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिलेगा। कैसे? चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इस टैब को पहले इसको स्नैप कर लूं साइड में, ऑलराइट। तो ये नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, जो कि है इनपुट टाइप, क्या बोलते हैं उसको, इनपुट टाइप हमारा चेक बॉक्स। ओके, पी टैग लिखूंगा, फिर से मैं लिखता हूँ इनपुट, सॉरी इन आउट हो रहा है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। सेव करता हूँ। इसके नीचे अभी मैं क्या लिखूंगा? इनपुट लिखने के बाद मैं ऐसे एंटर कर दूंगा। अभी ये टेक्स्ट को मैं चेंज करके कर दूंगा चेक बॉक्स। देखिए, CHE लिखने के बाद VS कोड मुझे सजेशन दे रहा है चेक बॉक्स। क्लिक करो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स आपका देखने को मिल जाएगा। सेव करो तो आपको छोटा सा एक कुछ भी देखने को मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग एक चेक बॉक्स। क्या काम करता है? आपने बहुत जगह बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखे होंगे जहां पे, या फिर कोई एग्जांपल ऐसे अगर देने की कोशिश करूं, चेक बॉक्स का यूज आपने कहाँ देखा होगा? कहाँ कहाँ देखा होगा? ओके, कहीं भी आपने अगर फॉर्म फिलअप किया होगा, या फिर कोई ऐसे वेबसाइट्स पे आप लोग अगर गए होंगे जहां पे आपने अगर लॉग इन करने की कोशिश की, उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है रिमेंबर मी। देखा है किसी ने?
रिमेंबर मी किसने किसने नोटिस किया है? एक बार मुझे हैंडल करके बताओ। आपने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखे होंगे जहां पे आप लोग अगर लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो उसके नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है एक चेक बॉक्स के बाद में रिमेंबर मी। उसका काम क्या होता है? रिमेंबर मी एक्चुअली आपका एज अ क्या बोलते हैं उसको, अगर हाई लेवल में जाऊं थोड़ा, उसको बोलते हैं कुकी सेव करता है एक्चुअली में। ठीक है, आप लोग जब लॉगिन करते हो तो 30 डेज के लिए आपका वो लॉगिन ब्राउजर में रह जाता है, तो उसको चेक करना पड़ता है। चेक करने के बाद वो फंक्शनलिटी एक्टिवेट होता है। तो वो जो चेक करते हो आप लोग, मतलब उसमें क्लिक करने के बाद एक टिक मार्क आता है, ठीक है, उसको आप लोग कैसे बनाओगे? उसको आप लोग बनाओगे इस इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अगर क्लिक करो, देखिए ये एक चेक बॉक्स है, ठीक है, ये एक टिक मार्क आ गया, मतलब ये चेक, मतलब ये चेक हो चुका है। तो इसको आप लोग एग्जांपल दिया तो मैं लिख देता हूँ रिमेंबर मी। अभी देखो, अभी थोड़ा डिलीट कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे को ये वेबसाइट हमेशा 30 दिन 40 दिन के लिए ये मुझे याद रखेगा, लॉगिन मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपको अभी समझ में आएगा कि इसको कैसे बनाते हैं। हम लोग यूज करते हैं एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया तो हैंडल्स कर दीजिए एक बार। सब लोग जिनको समझ में आ गया एक बार हैंडल्स कीजिए। सबसे पूछता रहूंगा ताकि इंटरेक्टिव रहे क्लास। ऑलराइट, थैंक्स अ लॉट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टाइप कलर। बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। इनपुट टाइप कलर, कलर से आपका क्या मतलब है सर? कलर क्यों यूज करते हैं हम लोग? कलर ये एक अलग टाइप का इनपुट टैग है, मतलब ये आप लोगों को हर जगह यूज करते हुए नहीं मिलेगा। ये कहाँ कहाँ आप लोगों ने देखा होगा, कहाँ देखा होगा? चलिए मैं बताता हूँ। मैं जो कैनवा में मैं जो पीपीटी बनाता हूँ, ठीक है, ये जो कैनवा है इसमें अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ तो मैं किसी भी एक टैग का या फिर किसी भी टेक्स्ट का मैं कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ये जो कलर चेंज करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें से आपको ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। करने के बाद आप लोग यहाँ देख रहे हो कि ये छोटा सा एक विंडो ओपन हुआ जहाँ पे कुछ भी कलर यहाँ से शो हो रहा है। मैं यहाँ से कोई भी कलर ऐसे स्लाइड करके देख सकता हूँ क्या क्या कलर है, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे ऐसे चेंज भी कर सकता हूँ किसी भी चीज के कलर को ड्रैग करके, ठीक है। यहाँ से कलर हम लोग पिक भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर इस कलर पिकर पे हम लोग क्लिक करें तो हम लोग वेबसाइट के अंदर या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कलर हम लोग पिक कर पाएंगे। पिक करने का मतलब कलर को उठाना। तो ये कैसे बनाया जाता है ये अभी आपको पता चलेगा। जस्ट एक लाइन के HTML से आप लोग इसको बना सकते हो। कैसे? ठीक है, इसको आप लोग बनाओगे एक इनपुट टाइप कलर से। ये जो देख रहे हो थर्ड नंबर पे इनपुट टाइप कलर, इसकी मदद से आप वो फंक्शनलिटी बना सकते हो। कैसे? फंक्शनलिटी नहीं बट उसको UI में ऐड कर सकते हो। तो मैं एक पी टैग ऐड करता हूँ, इनपुट टाइप कलर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इनपुट लूंगा। इनपुट लिखने के बाद इसके अंदर मैं जाहिर सी बात है क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा COLOR कलर। COLOUR मत लिखना, वो गलत हो जाएगा। ये अमेरिकन इंग्लिश सपोर्ट करता है, इसीलिए COLOR। ओके, सेव करूंगा। तो इसके नीचे आप लोग देखो एक छोटा सा बॉक्स आ रहा है, देख रहे हो सब लोग? छोटा सा एक ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है। अगर आप लोग इस बॉक्स पे क्लिक करते हो तो क्या होता है देखें। क्लिक करूंगा तो आपके सामने ये कलर पिकर आ जाएगा, जैसे मैंने कैनवा में दिखाया। यहाँ पे आपको सेम चीज ही वहां पे भी देखने को मिलेगा। देखिए ये भी जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ भी सेम ही है। ये यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये, ठीक है। UI थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ब्राउजर के हिसाब से वो चेंज होता है, बट यहाँ पे आपको एक कलर पिकर देखने को मिल रहा है। मतलब इसका यूज करके आप लोग अपने वेबसाइट में कहीं भी कुछ भी कलर पिक कर सकते हो या फिर कलर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक पिकर का ऑप्शन भी है, अगर इस पे क्लिक करते हो तो ये आपके वेबसाइट में कहीं से भी कोई भी कलर उठाने में मदद करेगा। जैसे मैं यहाँ से ये कलर उठाता हूँ तो वो कलर मुझे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कितना लाइन का हमने HTML लिखा, कितने लाइन का HTML लिखा मैंने? एक बार हैंडल्स करके मुझे बताओ, या फिर चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। कितने लाइन का HTML लिखा मैंने इस फीचर के लिए? बोलो, चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग बताओ कितने लाइन का HTML मैंने लिखा है। अभी आपको पता होगा कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। हमने जस्ट एक लाइन का HTML लिखा है। एक लाइन के HTML से आप लोग ऐसे एक UI एलिमेंट को अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। इनपुट टाइप कलर। अब आपको पता है कि कैसे एक कलर पिकर अपने वेबसाइट में ऐड करना है। सिंपल, कुछ नया सीखने को ऑब्वियसली मिला, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये गया है कलर पिकर। अभी आपको अगर कोई क्वेश्चन आए कि सर इसको हम लोग यूज तो कर रहे हैं लेकिन इसमें जो कलर हम लोग पिक कर रहे हैं या फिर इसका जो कलर हम लोग पिक करके जो इसका यूसेज है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। मतलब कलर मैं पिक कर रहा हूँ, वो कलर हमारे किसी एलिमेंट पे ऐड हो जाएगा, उसको आप लोग कैसे बनाओगे?
वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर देखेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बनाना पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी ये जस्ट यूआई है, मतलब इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, ये जस्ट एक फ्रंट एंड है, ठीक है, इसका कोई फंक्शनैलिटी अभी तक बना नहीं है। तो इसके बाद आपका आएगा जावास्क्रिप्ट, जब आप लोग इसका यूज करके कोई भी फंक्शन आपके वेबसाइट पे ऐड कर सकते हो, जस्ट वही। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है, देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टाइप डेट। डेट, ठीक है, इसको आप लोगों ने कहाँ देखा होगा। आप लोग जब कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो आपसे वो फॉर्म अगर डेट पूछता है, बर्थ डेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, ठीक है, आपने बहुत जगह ऐसे इनपुट किया होगा जहां पे आप लोगों ने कहीं ना कहीं खुद का बर्थ डेट इनपुट किया होगा। तो उस बर्थ डेट को कैसे इनपुट करना है, अभी आपको पता चलेगा कैसे इनपुट करना है, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे इनपुट टाइप डेट। तो मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड, इसको ओपन कर लेते हैं साइड में, और इसके नीचे मैं क्या करूंगा, पी टैग लिखूंगा, इनपुट, इनपुट सॉरी 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 इनपुट टाइप डेट। सेव करते हैं। करने के बाद इसके नीचे मैं क्या करूंगा, इनपुट लिख के एंटर कर दूंगा, और इस टेक्स्ट को चेंज करके मैं कर दूंगा डेट, ठीक है, डेट। डेट लिखने के बाद अगर आप लोग इसको सेव करो तो आपको एक डेट इनपुट देखने को मिलेगा। अभी इसके अंदर जाके आपको खुद का बर्थ डेट इंक्लूड करना है, खुद का कुछ भी दे दो, 10 ऐसे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जाके मंथ, सॉरी सॉरी डेट मंथ ईयर, इस फॉर्मेट में आप लोग अपना बर्थ डेट इंक्लूड कर पाओगे। अगर आपको लिखना नहीं है, आपको कैलेंडर से इनपुट करना है। बहुत लोगों ने कैलेंडर से भी इनपुट किया होगा, हैंडल्स कीजिए जिन्होंने किया है, ठीक है। देखें जरा कौन कौन ने यूज किया है इसको, किस किस ने यूज किया है। कैलेंडर मतलब आप लोग कैलेंडर पे क्लिक करके अपना बर्थ डेट इंक्लूड करते हो अपने वेबसाइट में, उसको कैसे यूज करना है, तो आपको वो ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा कैलेंडर का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करो। करने के बाद आपको एक फुल फ्लेज्ड कैलेंडर ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से जाके आप लोग अपना जो बर्थ ईयर है वो सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपका मंथ सिलेक्ट करो, यहाँ से जाके आपका डेट सिलेक्ट करो, बस ये हो गया आपका एक इनपुट टाइप डेट। कितना आसान है देखिए। इसका जो डेट का वैल्यू है उसको हम लोग कैसे यूज करें, क्या करना है, उसको जावास्क्रिप्ट में समझेंगे, बट अभी यूआई के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट टाइप ईमेल। इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि फॉर्म टैग के बाद ही इसको अच्छे से समझ में आएगा। तो फॉर्म टैग जब हम लोग यूज करेंगे उसको, उसके बाद हम लोग ईमेल को पढ़ेंगे, तो इसको अभी रहने देते हैं। देन हम लोग यूज करेंगे इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। इनपुट टाइप फाइल को हम लोग कैसे यूज करते हैं देखते हैं। तो आपने इसका भी एग्जांपल मैं दे देता हूं। आपने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखे होंगे जहां पे आपको कुछ फाइल या फिर फोटो अपलोड करना होता है, देखा है कि नहीं, हैंडल्स कीजिए, देखा है। कहीं भी आप लोग फाइल या फिर कोई फोटो अपलोड करते हो, ठीक है, उसको कैसे करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं उसके लिए इनपुट टाइप फाइल। ये भी सिंपल है, देखें कैसे करते हैं। मैं लिखता हूं इनपुट टाइप फाइल, मैं लिखूंगा इनपुट, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करके मैं कर दूंगा फाइल। अभी अगर मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट में जाऊं, सेव करूंगा, सेव करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल के नीचे एक छोटा सा बटन देखने को मिल रहा है, चूज फाइल, नो फाइल चूजन। मतलब क्या, यहाँ पे आप लोग कोई फाइल चूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक कर दिया गलती से, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे अपने फाइंडर में लेके जा रहा है, या फिर आपके लिए जो दिस पीसी है उसमें लेके चला जाएगा। यहाँ से जाके आप लोग कोई भी फाइल सिलेक्ट करो, जैसे मैंने ये वीट का लोगो या फिर ये लोगो मैंने सिलेक्ट किया, इसको ओपन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नाम भी चेंज हो रहा है, नाम भी शो हो गया कि यहाँ पे मैंने कौन सा वाला फाइल चूज किया है। तो मैं फिर से करता हूँ, देखिए मैं अगर इसको चूज करूँ, यहाँ पे ये नाम मुझे पूरा दिखा रहा है, wise_quick.png। जो फाइल आपने चूज किया है उसका नाम भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा। तो उसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं इनपुट टाइप फाइल। अब आपको पता है। नेक्स्ट, इनपुट टाइप हिडन को भी अभी रहने देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े काम के लिए यूज किया जाता है। इसका काम ही यही होता है कि इसको वेबसाइट में नहीं दिखाना है, ठीक है। इनपुट टाइप हिडन जब आप लोग यूज करोगे तो मैं दिखाई देता हूँ एक बार। इसका काम यही होता है कि ये वेबसाइट में ऐड नहीं होता। जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पे इनपुट टाइप हिडन, ठीक है, इसके नीचे अगर मैं लिखूं इनपुट, इसके नीचे टेक्स्ट को चेंज कर दूं हिडन, तो आप लोग देखो इनपुट टाइप हिडन के नीचे कुछ भी नहीं आया। हिडन का मतलब यही होता है कि इसको छुपा लो, ठीक है। तो मैंने हिडन लिखा, इसका कोई आउटपुट मुझे देखने को नहीं मिलेगा अपनी वेबसाइट में। तब आप लोग पूछोगे सर फिर इसको यूज क्यों करना है। तो ये बहुत बड़े काम के लिए यूज होता है, ये छोटे मोटे काम के लिए हम लोग यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि कुछ फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो आपको बहुत बाद में सीखने को मिलेगा।
कुछ फॉर्म्स होते हैं ऐसे जिसके अंदर छोटे छोटे टोकन्स रहते हैं, ठीक है। ये यूज केस मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कुछ फॉर्म्स ऐसे रहते हैं अपने वेबसाइट में जिसके अंदर छोटे छोटे टोकन्स रहते हैं, जिससे जो बंदा उसको सबमिट कर रहा है वो टोकन उस बंदे के डेटा के साथ वो मर्ज हो जाता है ऑटोमेटिकली। इसीलिए इस इनपुट टाइप हिडन के अंदर हम लोग उस टोकन को स्टोर करते हैं। जैसे अगर मैं इस इनपुट टाइप वैल्यू हिडन के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करूं, जैसे मैं लिखता हूं वैल्यू, इसके अंदर मैं कुछ टोकन ऐड कर देता हूं, ऐसे एक टोकन रहेगा। ये टोकन क्या करेगा, जब इनपुट टाइप हिडन ये कोई फॉर्म में अगर रहे, तो जब कोई बंदा उस फॉर्म को सबमिट करे तो ये इनपुट टाइप हिडन का जो वैल्यू है या फिर जो टोकन है ये उस फॉर्म के साथ बाइंड होके डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या हेल्प होता है, उसमें क्वेरी करने में मदद होता है, वो बाद में आपको पता चलेगा। बट इनपुट टाइप हिडन का काम ही यही होता है कि ये वेबसाइट में नहीं दिखता है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा काम है, इसीलिए मैं अभी सिंपल में समझा रहा हूँ। टोकन को स्टोर करने के लिए यूज होता है, समझ में आया। चलिए फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट टाइप इमेज, ठीक है। ये क्या काम करता है इसको हम लोग देखते हैं एक बार। इनपुट टाइप इमेज का काम है एक बटन बनाना, ठीक है। मैं लिखता हूँ इनपुट, फिर से मैं बटन पे जा रहा हूँ तो देखना एक बार, इनपुट टाइप इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनपुट टैग बना लेता हूँ एक INPUT। इसके अंदर टेक्स्ट को चेंज करके मैं कर दूंगा इमेज, सॉरी इमेज, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं तो आप लोग देखो यहाँ पे एक सबमिट लिखा हुआ आ रहा है ऑटोमेटिकली, एंड इसके बाजू में एक ब्रोकन इमेज का लोगो है। ये ब्रोकन इमेज का लोगो क्यों है यहाँ पे, कौन बता पाएगा मुझे। एक बार चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, मैंने इनपुट टाइप इमेज यूज किया, इस इनपुट टाइप इमेज के बाजू में सबमिट लिखा हुआ आ रहा है, बट इसके बाजू में एक ब्रोकन इमेज का लोगो आ रहा है। क्यों क्यों मुझे ब्रोकन इमेज का लोगो मिल रहा है, या फिर ये इमेज मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है, कौन बता पाएगा मुझे। इमेज टैग के जैसा ही है, एब्सोल्युटली उज्जवल जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। शायद एसआरसी का यूज नहीं किया, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। हमने इनपुट इमेज के अंदर प्रोवाइड किया ही नहीं है, तो इमेज दिखाएगा कहां से। तो हमें इनपुट टाइप इमेज के अंदर हमें कुछ एसआरसी प्रोवाइड करना टाइप इमेज। अगर मैं सर्च करूं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ गया इनपुट टाइप इमेज, इसको शायद MDN के डॉक से आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा, यहाँ पे जाके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके आप लोग अगर देखो, यहाँ पे एक लॉगिन बटन आपको देखने को मिल रहा होगा। ये लॉगिन बटन देखो थोड़ा फंकी है, इसका डिजाइन थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये कोई बटन है ही नहीं, ये एक इमेज है। इस इमेज के अंदर आप लोग देखोगे, इस इनपुट टैग के अंदर ये एक इनपुट टैग ही है। मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखो, ये एक इनपुट टैग है जिसके अंदर टाइप है इमेज। इसके अंदर एक ऑल्ट भी है, इसके अंदर एक SRC भी है, मतलब ये काइंड ऑफ इमेज टैग की तरह काम करता है, बट ये एक बटन है, ठीक है। तो मैं अगर इसमें जाके मैं सेम ही चीज करने की कोशिश करूं, मैं कोई इमेज अगर इसमें ऐड करने की कोशिश करूं, देखते हैं क्या होता है। इस इनपुट टाइप के अंदर मैं SRC ऐड करूंगा। SRC के अंदर मैंने जो VS कोड का लोगो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा है, इसके अंदर VS कोड का लोगो दे दूंगा, सेव करूंगा। अभी देखिए ये एक इमेज की तरह आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये एक बटन है। ये क्या है, ये एक बटन है, ठीक है। इस पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो ये क्लिक भी होगा, लेकिन हमें देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि ये एक इमेज की तरह मुझे दिखा रहा है, बट ये अल्टीमेटली एक बटन है। तो बटन को कैसे पहचाने आप लोग, अगर अपने माउस के कर्सर को मैं दिखाने की कोशिश करूं, ये मेरा माउस का कर्सर है। अगर मैं इस इमेज पे लेके जाऊं, देखना ये एक हैंड में चेंज हो जाएगा या फिर एक पॉइंटर बन जाएगा। देखिए मैं इमेज में जैसे लेके गया, ये एक हैंड के सिंबल में चेंज हो गया या फिर एक पॉइंटर बन गया। क्यों, जब पॉइंटर यूज होता है तब आपको पता रहना चाहिए कि वेबसाइट के अंदर कुछ क्लिक करना होता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली मुझे हैंड में चेंज होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये एक क्लिकेबल बटन है, ठीक है। इस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो आप लोग अपने वेबसाइट के अंदर ऐसे बटन बना सकते हो जो कि एक इमेज की तरह काम करेगा, ठीक है। उस पर अगर कोई यूजर क्लिक करे तो कोई ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ एक इनपुट टाइप इमेज, क्लियर। तो बाकी का आज कौन सा बाकी है, इनपुट टाइप नंबर देखते हैं, उसके बाद पासवर्ड देख के आज का क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट टाइप नंबर। बहुत बहुत मजेदार चीज है, देखते हैं एक बार क्या होता है। इनपुट टाइप नंबर,
मैं क्या करूंगा, इनपुट टैग लूंगा एक और, इसके अंदर मैं लिखूंगा नंबर। लिखने के बाद आप लोग देखो, इनपुट टाइप नंबर के बाद एक इनपुट टाइप आया है हमारे पास, बट मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके इसके साइड में देखिए दो एरो देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ये एक्चुअली इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए काम में आता है, ये आपने बहुत जगह देखा होगा। ठीक है, इसको अगर आप लोग अप एरो पे क्लिक करो तो ये नंबर एक से बढ़ेगा हर बार, अगर डाउन पे क्लिक करो तो एक से घटेगा। तो इसको आप लोग माइनस में भी देख सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग प्लस और माइनस कर सकते हो। इसका इतना सा काम नहीं है, इसका एक और काम है। क्या? आप लोग इनपुट टाइप नंबर के अंदर कोई टेक्स्ट देने की कोशिश करो या फिर कुछ लिखने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे जितना भी कोशिश करूँ, नंबर अगर मैं टाइप ना करूँ, कोई भी अल्फाबेट टाइप करने की कोशिश करो, ये इनपुट टैग के अंदर ये नहीं आएगा। आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। इनपुट टाइप नंबर के अंदर आप लोग अगर कोई भी टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हो तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर आप लोग कोई नंबर टाइप करते हो, देखिए मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर रहा हूँ, ये टाइप हो रहा है, बट मैं अगर कोई अल्फाबेट लिखने की कोशिश करूं तो ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? इनपुट टाइप नंबर को आप लोग ट्राई करो, ट्राई करके मुझे बताओ। ठीक है, समझ में आया? हैंड रेस कीजिए जिनको समझ में आ गया, एक बार देख लेते हैं जो लोग क्लास कर रहे हो मेरे साथ। बहुत कुछ नया नया है तो डोंट वरी, बाद में बहुत कुछ सिखाऊंगा। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए फिर सर, बट मेरे इसमें ई टाइप हो रहा है। ई एक वैलिड नंबर है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में ई या फिर ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, वो किस काम के लिए आता है? वो बड़े बड़े नंबर्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। एक्सपोनेंशियल ई लिखोगे तो ई होगा, बट और टाइप नहीं होगा, क्योंकि ई एक मैथ्स का ही फॉर्मेट होता है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं उसको। ठीक है, इसलिए ई टाइप होगा इसमें। तो ये एक अच्छा सा ईस्टर एग था, थैंक यू जिन्होंने बोला। सीमा जी, थैंक्स अ लॉट, आपने ये डिस्कवर किया तो बहुत बढ़िया, मुझे याद नहीं था, थैंक यू। समझ में आया? नेक्स्ट कोई क्वेश्चन अगर हो माइंड तो मुझे बताइए। फिर लास्ट एक पासवर्ड है, ठीक है, उसको देख के फिर एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में मुझे बताइए, या फिर लास्ट में जब Q&A सेशन होगा तब आप लोग मुझे बता सकते हो। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा मैं गले को थोड़ा शांत कर लूं। आप लोग बताओ। सर फाइनली नाउ आई फील लाइक आई कैन आल्सो बिकम ए फुल स्टैक डेवलपर। कोई भी बन सकता है जब जस्ट आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कोई साइंस का बंदा, कोई आर्ट्स का बंदा, कुछ मैटर नहीं करता, आपके अंदर अगर डेडिकेशन है तो सब बन सकता है। सर अगर कोई पीडीएफ ऐड करनी हो तो वेब पेज में पीडीएफ, मतलब कोई भी वर्किंग पीडीएफ आप अपने वेबसाइट में ऐड करना चाहते हो? उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं बताऊंगा, बट अभी पीडीएफ ऐड करने का कोई नेटिव सपोर्ट नहीं है एचटीएमएल के अंदर। आपको कोई आई फ्रेम टैग या फिर ऐसे कुछ टैग्स हैं, मैं वो बाद में पढ़ाऊंगा, बट आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी नेटिवली कोई पीडीएफ ऐड करने का सपोर्ट तो शायद नहीं है एचटीएमएल के अंदर, बट आई फ्रेम एक नाम का एक टैग होता है जिसमें आप लोग बाहर के कोई वेबसाइट अपने वेबसाइट के अंदर रेंडर कर सकते हो, वो बाद में कभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है दिमाग में? जस्ट फाइल अपलोड होता है, वो पीडीएफ ऐड नहीं करता वेबसाइट में। Sir, please can you guide me again how to resize that image? If you want to resize that image, you have to use two properties या फिर हम बोल सकते हैं two attributes. First one is width, second one is height. So images has two properties. ठीक है, first one is width, second one is height. So we have to use width or height to resize that image according to your preference. So if I see here, this input type image has a width and height of this. If I want to resize this, I will just use width with, I will type 200. If I type 200, see, it just resized a bit. Okay, if I say 50, it will be smaller. So we will be using width or height to resize an image. Now you know. Okay, एरो नहीं आ रहा है सर, कोई कभी कोई एलिमेंट एक के बाद आ जाता है, कोई एक के नीचे है, कैसे? उसको बोलते हैं इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, वो सीएसएस में पढ़ाऊंगा अभी। आप लोग डिस्कवर करते रहो, क्यूरियोसिटी इज द की, क्यूरियोसिटी आना चाहिए, बहुत बढ़िया है। सर 12th के बाद कुछ नहीं किया तो फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं क्या? फ्रंट एंड डेवलपर नहीं, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, क्योंकि ये अभी बहुत ट्रेंडिंग में है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट अभी मतलब क्या बोल सकते हो उसको, वो कोई भी कर रहा है। तो मैं बोलूंगा अगर आपको थोड़ा बहुत अपना गेम सबसे ऊपर करना है तो आपको फुल स्टैक आना चाहिए। फुल स्टैक जस्ट फ्रंट एंड एंड बैक एंड एंड डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद डेवऑप्स भी आता है, उसके बाद सीआईसीडी पाइपलाइन, बहुत कुछ है, बस वो बाद में कभी। तो लास्ट वाला टैग कवर करें, हाँ या ना लिख दो एक बार चैट बॉक्स में।
लास्ट वाला एक टैग बच रहा है हमारा, वो देख के फिर हम लोग देखेंगे। फुल स्टैक नोड ज्यादा, नोड स्प्रिंग बूट भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें फॉर्म में इमेज एज इनपुट लाइक पासपोर्ट साइज फोटो ऐड करवानी हो तो लोग यूज करो मस्त, कोई दिक्कत नहीं। ये अपन स्टैक सीख रहे हैं, समझ में नहीं आया सीमा जी, एक और बार। ओके लेट्स कंटिन्यू फिर। ये अपन फुल स्टैक सीख रहे हैं, फुल स्टैक सीख रहे हैं ना? अच्छा नहीं, ये फुल स्टैक अभी तक नहीं हो रहा, ये अभी फ्रंट एंड है। फुल स्टैक में फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस होता है, ठीक है। नाउ यू नो, बाद में कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, बट लास्ट में एक और बच रहा है हमारा इनपुट टैग, उसको देख लेते हैं। तो लास्ट में हमारे इनपुट टाइप पासवर्ड, इसको कैसे काम में लाते हैं चलिए देखते हैं। तो मैं एक और पी टैग लिखूंगा, इनपुट टाइप पासवर्ड, मैं लिखूंगा इनपुट टैग, एंटर करके इसमें लिखूंगा पासवर्ड, सॉरी तो ज्यादा ही एसएस पड़ गया। ओके पासवर्ड सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे एक इनपुट टाइप पासवर्ड का एक इनपुट टैग लिखने को मिलेगा। अभी इसके अंदर अगर आप लोग कुछ भी टाइप करो तो एक चीज नोटिस करो, ये छोटे छोटे गोले में आ रहा है। ये किसी ने देखा है अपने वेबसाइट में? कोई भी वेबसाइट में कुछ भी टाइप करो तो ये गोले में आता है, क्यों? क्योंकि ये एक पासवर्ड है और इसको हाइड करना जरूरी है, इसीलिए। तो आप लोग फेसबुक पे भी जाओ, मैं फेसबुक पे जाता हूँ, यहाँ पे जाकर अगर मैं पासवर्ड टाइप करूँ, देखिए ये भी गोले में आ रहा है। क्यों गोले में आ रहा है? क्योंकि ये हिडन रहना चाहिए। तो ये जो आई बटन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, आप लोग अगर क्वेश्चन करो सर इसमें आई बटन कैसे ऐड करें, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए थोड़ी बहुत। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग ये आई बटन ऐड कर सकते हैं। बट जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हो, यहाँ पे कितने लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर पे हो? हैंडरेस करो। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउजर पे हैं वो लोग हैंडरेस करें। वो लोग अगर इनपुट टाइप पासवर्ड ऑटोमेटिकली टाइप करें तो उनके ब्राउजर में शायद आई बटन देखने को पहले से मिलता होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज में ये फीचर पहले से इंप्लीमेंटेड होता है कि अगर इनपुट टाइप पासवर्ड आप लोग टाइप करते हो तो उसके अंदर आई बटन प्री बिल्ट देखने को मिलता है। हाँ कि ना? एक बार मुझे बताइए, जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एज में हो, एक बार चेक कर लेता हूं मैं। जो लोग माइक्रोसॉफ्ट एज पे हैं वो लोग मुझे करेक्ट कीजिए कि आपके इनपुट टैग के अंदर आई बटन पहले से देखने को मिल रहा है कि नहीं। जो सब जिन्हें बता दिया यस एब्सोल्युटली। क्रोम जो लोग यूज कर रहे हैं उनके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। आई शो हो रहा है, हाँ उस पर क्लिक कीजिए, पासवर्ड हाइड अनहाइड होगा, ठीक है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज का एक छोटा सा फीचर है, क्रोम में नहीं है, ठीक है। क्रोम में ये फीचर नहीं है क्योंकि क्रोम के अंदर जो फीचर्स हैं वो मतलब एक्सटेंडेड नहीं होता। बट क्रोम इज बेस्ट फॉर सीएसएस, या फिर बोल सकते हैं क्रोम इज बेस्ट फॉर मॉडर्न वेब डेवलपमेंट, ठीक है। उस माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्रोम के ऊपर ही बेस्ड है, बट उसके अंदर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा है, बस और कुछ नहीं। समझ में आया? तो इनपुट टाइप पासवर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? पासवर्ड टाइप करने के लिए, ताकि हमारा पासवर्ड हिडन रहे, बस, और कोई काम नहीं है इसका। क्लियर? क्लास कैसा लगा एक बार मुझे बताइए, हैंड रेस करके या फिर चैट बॉक्स में। क्लास आज का कैसा लगा? और भी बहुत कुछ है, बाद में एक एक करके सिखाएंगे, मुझे चैट बॉक्स में बताइए तो समझ में आया ज्यादा बेटर। अभी मैं क्यू पे आऊंगा, ठीक है। मतलब जिनका कोई क्वेश्चन है दिमाग में, कोई क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने की कोशिश करें। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बाद में धीरे धीरे इसके अकॉर्डिंग ज्यादा प्रेशर भी लेने की जरूरत नहीं है, सब मैं एक एक करके सिखाऊंगा। ओके ऑलराइट sir, when we fill power, then we can see that's what whatever we fill inside it for very few time. Can we implement that in HTML also? No, that's not a feature in HTML. We have to use it. I can understand what you're trying to say. The password only one letter will be shown for a second or two, then it will be converted into a dot. So you have to implement that using JavaScript. That's a little part we'll learn later. Okay? Time it will take a month or so, properly a month or so, nothing else. Okay. जिनके दिमाग में क्वेश्चन है वो मुझे बताइए, क्वेश्चन है। एंड फर्स्ट इज बिग चैप्टर, आई वुड से इट विल टेक 2 months maximum. It depends on your learning. So if you give 2 months into JavaScript, you will be like developer in JavaScript. Okay, JavaScript is not tough, but you have to understand the fundamentals of JavaScript. That matters the most. Okay, right. तो जिनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है एक बार हैंडल कर रहा हूँ, हैंड अभी हैंडल करो सर। जिनके दिमाग में कोई है, मैं थोड़ा देख लूं, हैंडल्स करते रहो, तब तक मैं देख लेता हूँ। बट इट इज 21 days program. Yeah, I know it is a 21 program, but it will be extended to I guess 30 days. No, nobody knows. Depends on classes. Depends on me. Okay, so under 30 days it can be extended. So don't worry. Okay, you have to stay with अभी भी है साथ,
उनको मेरे साथ रहना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा लास्ट में, ठीक है। तो पहले अगर छोड़ के चलेगा तो कुछ समझ नहीं आएगा बाद में। और क्वेश्चन है मैनेज करो तो सब एक लोग ने किया है और क्या करता हूँ और एक माइक ओपन करता हूँ, ठीक है। उज्जवल जी अगर आप हो तो प्लीज एक बार मुझे माइक ओपन करके बताइए। सर। नहीं उज्जवल बोलिए। और सर कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। सर तो ये स्टोरी बटन में क्या डिफरेंस है? इनपुट टेक्स्ट हमें जस्ट टेक्स्ट इनपुट के लिए यूज करते हैं हम लोग। कुछ भी टेक्स्ट अगर आपको इनपुट लेना है, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, इनपुट टाइप बटन हम लोग उसी फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज करते हैं। हम लोग कुछ ही दिनों फॉर्म पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इनपुट टाइप बटन एक बटन होता है जो कि फॉर्म सबमिट करने करता है। ओके सर, क्योंकि सर सेम सेम तो बटन ऑलमोस्ट सेम होता है बट का काम बहुत अलग है। ओके सर। ओके सर, थैंक और देन टेक्नोलॉजी में सर अगर इमेज टैग में सोर्स नहीं है तो ऑल्टरनेटिव भी सही हो तो क्या शो होगा? इमेज का जो सोर्स है मतलब अपना आपका जो ओरिजिनल इमेज है वो शो होगा, आपका ऑल्ट नहीं दिखेगा। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लैपटॉप नेसेसरी अगर बताऊं कोड अगर आप लोग कर रहे हो, जो लोग एब्सोल्यूट डेडिकेशन से कोड करते हैं उनके लिए फोन भी बहुत इनफ है, ठीक है। लेकिन मैं कहूंगा एक लैपटॉप आपको कोई भी सेकंड हैंड या फिर क्रोम बुक आप कभी खरीद सकते हो, कम प्राइस में होता है, ठीक है। क्रोम बुक में बहुत कम प्राइस में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। क्रोम बुक अगर आप लोग ले पाओ ले लो। वर्किंग में क्या डिफरेंस है बटन में? वर्किंग में बटन टैग में आप लोग बहुत सारे एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हो। इनपुट टाइप बटन में वो जस्ट फॉर्म टैग के अंदर उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शनलिटीज बाद में ऐड किए जा सकते हैं बट नॉर्मली वो जस्ट फॉर्म को सबमिट करने के लिए यूज होता है। Sir, is it possible that we can insert malicious code inside the pic that can affect our system immediately just by clicking on it? Yeah, you can do it. You can definitely do it, but it will be blocked by your browser. Because Chrome nowadays supports malicious code injecting and sorry, so not supports but prevents. Okay, prevents malicious code injecting and something like that. Okay, so you can't just inject any code in there. You have to make your own side of code. फिर हम बोलते हैं आपका खुद का जो सिस्टम होगा तो तभी वो ज्यादा काम करेगा। आपका जो बैकएंड उसमें आप लोग ये ज्यादा अच्छे से बना पाओ। तो इसका ये दिमाग में आ क्यों रहा है ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा ये सब, ठीक है। और लाइक कोई और क्वेश्चन है दिमाग में? कोई और किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो हैंडल करो, मैं पूछ लूंगा। नहीं है सर, सीएसएस में कुछ नहीं आता, सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया है, वो बहुत अच्छे से सीएसएस करते हैं। वो लोग टेलविंड सीएसएस यूज करते हैं, नॉर्मल सीएसएस उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि टेलविंड सीएसएस अभी ज्यादा काम में आता है, ठीक है। टेलविंड सीएसएस आप लोगों को अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप लोग थोड़ा बहुत गूगल करके देख सकते हो क्या है कैसे काम करता है। बट टेलविंड सीएसएस अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है तो उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। सीएसएस पहले जानना चाहिए, उसके बाद टेलविंड, उसके बाद बूस्टअप, वो सब। ओके, कोई और क्वेश्चन? माइक ओपन है, आप लोग बात कर सकते हो मेरे से। नहीं है? जिनके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, बूटस्ट्रैप या टेलविंड सीएसएस में क्या बेस्ट है? टेलविंड मेरे अकॉर्डिंग, टेलविंड, क्योंकि मैं उसे पर्सनली ज्यादा यूज करता हूँ। ऑलराइट, कोई अगर क्वेश्चन नहीं तो एक बार हैंडल्स करके मुझे बता दीजिए, मैं समझ जाऊं कि क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग लीव करें आज के लिए। Sir, please provide your PDF presentation topics so that we can look at it and revise it as a mind map. Obviously, that will be a very great idea. So, okay, how about that? I will provide it today. Okay, in your group where you have you all of you guys are interesting there. Okay, so I'll provide the link of that PDF or I will convert the slide into a PDF. Then I'll provide it. Okay, so I'll talk to my colleagues or my company. Then I can assure you about that. Okay. लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस है? लाइब्रेरी एक मतलब बोल सकते लाइब्रेरी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है आपको कोड करने में, बट फ्रेमवर्क कुछ फीचर्स के साथ आता है जो उसमें लिमिटेड होता है। लाइब्रेरी लाइक रिएक्ट एक लाइब्रेरी है बट नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है, क्योंकि नेक्स्ट जेएस कुछ फीचर्स इंप्लीमेंटेड है पहले से, उसके अलावा कुछ फीचर्स तो बाहर से ऐड कर सकते हैं।
तो वो एक फ्रेमवर्क है जो रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी के ऊपर बना है, बट लाइब्रेरी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे से कोड कर सकते हो उसमें। फाइनल वेब कंप्लीट पर डेवलप को नीड होती है क्या, क्या समझ नहीं आया ललित जी, एक और बार। फाइनल वेब वेब कंप्लीट पर डेवलप को नीड होती है, ललित जी एक और समझ नहीं आया। सर कल क्लास क्या, हाँ ऑब्वियसली डेवलप की नीड, डेवलपर की नीड होती है क्या, आप लोग ये पूछ रहे हो। फाइनल वेब डेवलपमेंट डेवलपर नीड है, डेवलपर तो नीड है भाई, डेवलपर हर जगह नीड है, डेवलपर डेवलपर के बिना दुनिया नहीं। हेलो तो हाँ क्वेश्चन में बताइए। क्वेश्चन में ये था कि जैसे फाइनली मेरा कंप्लीट हो गया, एक अच्छा वेब पेज मेरा पूरा फाइनली क्रिएट हो गया विद इमेजेस और विद बटन, ओके। बट ये नीड होगी तब करना होगा या अपना कोडिंग ये कोडिंग से ही हो जाएगा। मतलब कैसे आप बोल रहे हो जे एक वेबसाइट डेवलप। हाँ मैं पूरा वेबसाइट क्रिएट किया, से अपना होम क्रिएट किया या कंप्लीटली वेबसाइट मैंने क्रिएट कर दिया जो मुझे यूज करते हैं, तो इसमें मुझे पूरा मतलब की जरूरत होगी करेगा, जैसे आपने बताया था HTTP, तो ऐसा कुछ वर्क करेगा इसके अंदर। मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लोग क्या फंक्शनलिटी उसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है, आप लोग अगर उसको बाहर कोई जगह पे डिप्लॉय करना चाहो तो आप भी कर सकते हैं ताकि और वेबसाइट देख पाए। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग उसमें क्या ऐड कर रहे हो। बाकी आप लोग जो अपने वेबसाइट को बनाने में जो जो यूज केस लोग कर रहे हो वही आपका बाद में वो जब आप डिप्लॉय करोगे तब वही फीचर आपके उसके अंदर। ओके, सो जी बोल सर दिल से थैंक यू आपको सर, 6 मंथ्स दिल्ली में था बट वो लोग से ले लेते हैं और बता निकाल जाते हैं, कुछ क्रिएट नहीं करवाते अपने सर तरीके से। थैंक यू आपको, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सो। ठीक है, मनीष जी बोल रहे सर whenever we try to open our Chrome without closing the our previous page which opened, then why we are giving us warning, and if you are trying to open anyway then content on our new run page. I'm not giving the use case here मनीष जी, आप अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाओ मुझे समझ में never open code in Chrome without closing the page which we already। एक बार और मुझे बताइए, थोड़ा सिंपलीफाई कर मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बद्री जी बोल रहे हैं व्हाट अबाउट एजेंट एआई। एआई में अगर आपको घुसना है तो अभी से पाइथन मत लो, अगर एआई करना चाहते हो, एआई जस्ट यूज करना, आपको अगर एआई बनाना है तो पाइथन में घुस जाओ अभी से, पाइथन बहुत अच्छी चीज है। जावा आएगा तब डेवलप होगा, जावा लगेगा मतलब जावा स्क्रिप्ट, जावा नहीं जावा। ओके मनीष जी लिख रहे हो तो एक बार लिख के मुझे बता दीजिए क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो आप, मुझे समझ नहीं आया। सर VS Code giving us warning and if we're trying to open anyway there is no one। सर आप आपने मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बताइए बताइए समझी। माइक खुला हुआ है, माइक बात करो ना, टाइप क्यों कर रहे हो, समझी माइक ओपन कीजिए। काशिश जी ने हैंड रेस किया है, बोलिए। हेलो हाँ सोम जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर कि हम लोग जावा स्क्रिप्ट सीख लें सर तो उससे बैकएंड नोड के साथ सर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, दो लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेंगे सर। जावा स्क्रिप्ट अगर मास्टर मास्टर कर लें फ्रंट एंड के लिए हो जाएगा सर और बैकएंड के लिए नोड एक्सप्रेस के साथ भी हो जाएगा सर। हाँ नोड.जेएस तो नोड.जेएस तो जावास्क्रिप्ट का ही एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसमें जावास्क्रिप्ट ही चलता है। तो आप लोग अगर यस सर। जावास्क्रिप्ट नहीं सीख रहे हो तो वो बाद में जाके आपको हेल्प करेगा नोड.जेएस सीखने में। नहीं तो सर अगर दूसरी लैंग्वेज में PHP के लिए तो फ्रंट एंड के हाँ लिए तो वो JS आप कंपलसरी। देखिए हर एक चीज का एक यूज केस होता है, नोड.जेएस क्यों यूज करते हैं, बैकएंड में ज्यादा अच्छे से अभी इंटीग्रेटेड है, नोड का सपोर्ट बहुत ज्यादा है अभी, इसीलिए सब लोग ज्यादा यस सर। नोड.जेएस को प्रेफर करते हैं। लेकिन जावा भी, जावा का एक फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट, आपको अगर पता हो तो वो भी बैकएंड के लिए यस बहुत सर। यस अच्छा है। सर। ठीक है, जैसे यस जेंगो सर। फ्लास्क ये सब पाइथन के अल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है,
तो आपको Yes, अपना sir. यूज केस Laravel. कौन सा वाला आपके लिए बेटर है तो आप लोग उस पे जाओ। जैसे मुझे जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे मैं फ्रंट एंड में रिएक्ट या नेक्स्ट.जेएस में कोड करता हूँ तो Yes, उसमें sir. है। फिर बैक एंड के लिए Yes, sir. जेएस यूज करता हूँ तो उसमें भी टाइपस्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट दोनों में एक चीज यूज करूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो मैं ज्यादा बाहर की चीज तो नहीं करता, मैं एक ही चीज को फॉलो करके हर एक वेबसाइट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे लिए बेटर है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप लोग कोई भी फ्रेमवर्क कोई भी लैंग्वेज आप लोग उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। के लिए सर होगा फिर रिएक्ट फ्रंट एंड रिएक्ट के लिए और नोड सर बैकएंड के लिए। हाँ obviously, वो तो ज्यादा फिर इंटीग्रेशन ज्यादा बेहतर होगा, आपको एक ही लैंग्वेज में पूरा कोड करना पड़ेगा, आपका सिंप्लिसिटी ज्यादा बेहतर होगा। ओके सर, ओके थैंक यू सर। Okay, most welcome. So how much experience do you have? I have right now 2 years plus. Yeah, 2 years of experience now. I'm working as a full stack developer and freelancer and a mentor. Okay. मनीष जी आप बता सकते हो, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में, माइंड माइक पे बता। लोकेशन ऐसे वो काम करता हूँ फ्रॉम होम, तो यही से मैं पढ़ा, यही से मैं कोड करता हूँ, यही से मैं सबमिट करता हूँ सब कुछ यही से। फ्रीलांसिंग के लिए कौन कौन से साइट यूज करते हैं? लाइक मैं फाइवर पे ज्यादा करता हूँ, फाइवर और लोकल फ्रीलांस करता हूँ। बिगिनर कौन सा साइट रहेगा जहाँ पे हम इजीली मिल सके फ्रीलांसिंग के लिए? हमारा ही वेबसाइट है, आप लोग हमारे वेबसाइट पे आओ, लेकिन उस आने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब कि वहाँ को चांस, जैसे मैं ये पता क्लियर कर दूं, वहां पे आपको आपके अंदर यहाँ पे जितने लोग हैं इनमें से कुछ लोगों को चूज किया जाता है जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे कोडर्स हैं, ठीक है। तो मैंने 2 लोगों को ऑलरेडी ये प्रोवाइड किया था, वो 2 लोग अभी फिलहाल से घर खा, ठीक है। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा हम कंपनी में, तभी आपको इस प्लेटफॉर्म पे जगह मिलेगी। जैसे प्लेटफॉर्म नाम में बता रहा हूँ, मैं जाओ जाके गूगल में जाके चेक कर सकते हो। और भैया ये मैं पूछना था, वेब्स बनाने का लाइक अगर क्लाइंट बनाना चाहता है और तो कितना उसका खर्चा आता है टोटल उसको डिप्लॉयमेंट करने तक? डिप्लॉयमेंट फ्री होता है, मोस्ट ऑफ द फ्री। अगर क्लाइंट आपका पूछे कि मुझे नहीं, मेरा वेबसाइट हमेशा ऑन रहना चाहिए, मेरा बैकएंड कभी ऑफ नहीं होगा, मेरे बैकएंड का भी कोई प्रॉब्लम हो, 24/7 सपोर्ट मिले, तो आपको प्लान लेना ही पड़ेगा। क्योंकि फ्री प्लान में कुछ सपोर्ट आपका नहीं होता। जैसे आपका आप लोग जब बैकएंड करोगे तो बैकएंड करने के बाद आप लोग जाओगे तो एक रेंडर नाम से, ठीक है। तो रेंडर में आप लोग जब डिप्लॉय करोगे अपनी वेबसाइट को, तब वहां पे फ्री में सब कुछ कर देता है वो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अगर कोई ना, वो एक दिन के बाद वो शट डाउन हो जाता है वो मशीन। फिर आपको जब जब आप कॉल करोगे तब 1 मिनट का वो आता है, उसी के लिए प्रो प्लान सब लोग प्रेफर करते हैं ताकि आपका रन टाइम ऑन रहे, ठीक है, कभी आप डिले ना फेस हो, इसीलिए प्रो प्लान होता है। डेवलपर तो चार्ज करेगा ना, तो वो कितना चार्ज करता होगा? वो आपके वेबसाइट पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक वेबसाइट बनाया था, यूएस बेस्ड एक था मेरा, तो वो एक फुल स्टैक ही एप्लीकेशन था। उसमें जस्ट आपको वो सिंपल वेबसाइट क्या था, वो है कोई भी क्रू, मतलब अगर आपको कोई ढूंढना है, ठीक, सब के लिए, सब घर के कोई छोटे मोटे काम के लिए, आपको जस्ट हमारे वेबसाइट पे आके आप उसको पूछोगे मुझे ये चाहिए, तो हमारा जो वेबसाइट है वो क्या करता है, वो फिर क्रू ढूंढ, फिर वो लोग पहुंच जाएंगे, आपको फिक्स करके फिर आ जाएंगे। तो उस वेबसाइट के ज्यादा काम नहीं था, एक छोटा सा वेबसाइट प्रोजेक्ट था, उसके लिए 300 स्टार्ट किया था। $300 में कितना होता है, आप एक्सचेंज रेट समझ लो, ठीक है, उतना आप जस्ट थोड़े से। और बाकी बड़े बड़े $1000 बहुत कम मिलता है। मनीष प्रजापति जी बोल रहे हैं, जब हम कोड को क्रोम में कर रहे हैं, कोड में जाकर फिर से कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसके बाद अगेन तो ये कोड एक वार्निंग दे रहा है, इट लुक्स लाइक ब्राउज़र रनिंग ओल्ड डिबग सेशन, प्लीज फॉर आपने गलती डिबग सेशन दिया है मनीष जी।
आपको जस्ट गो लाइव पे ही डीबग एक अलग चीज होती है। गो लाइव के बाद आपको जो ब्राउजर ओपन होता है उसमें डीबग कोई ऑप्शन शायद नहीं दिखाता, आपने सेव करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो शो हो जाता है। लेकिन डीबग सेशन में अगर आप जाओगे, डीबग सेशन एचटीएमएल के लिए नहीं होता, वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए होता है। इसीलिए आपका जो ब्राउजर ओपन हुआ है वो शायद डीबग से ओपन हुआ है, इसीलिए आपको वो वार्निंग दे रहा है। डू यू नो अबाउट डेवऑप्स आल्सो? मैं डेवऑप्स पे ज्यादा काम नहीं करता, वो उसके लिए अलग लोग हैं हमारे, ठीक है, तो मैं जस्ट डेवलपर हूँ। ओके सर, थैंक्स सो मच, ओके, मोस्ट वेलकम। और कोई क्वेश्चन एनीबॉडी, या फिर हम लोग एंड करें? आप लोग से पूछना, बोलिए तुम जी। यस सर, हेलो। बोलिए बोलिए। यस यस सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। सर मैंने बैकएंड थोड़ा बहुत सर पढ़ा हुआ था एक्सप्रेस.js के साथ जीएस का यूज करके। वेरी गुड वेरी गुड। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन गूगल ऑथ और एपीआई इंटीग्रेशन ये सब सीखा हुआ है सर। वाह वाह और वाह। CRUD भी मोंगोडीबी का यूज करके CRUD भी। सर प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं आता सर, कहाँ से मतलब खुद से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है सर, और सभी फीचर्स को जोड़ के ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन जो भी है सर यूज करके क्या सर बनाया जाए यूनिक, अच्छा अच्छा छोटा अच्छा, छोटा कुछ आप खुद से प्रोजेक्ट खुद आइडिया से चाहिए सर ना कोई। आपको? यस सर। आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आइडिया तो चलेगा? यस सर, यस सर। ओके, मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, उस वेबसाइट यस को सर। आपको पहले ओपन करो, ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको चैट बॉक्स में। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे मिला है, देखिए explodingtopics.com, ठीक है, इसमें जाओ। जाने के बाद आप पहले साइन अप करो, साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, ठीक है, कोडिंग के ऊपर, नॉन कोड के ऊपर बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। आप यहाँ से सर्च करो कि कौन सा idea आपको अच्छा लगे, कौन सा आइडिया बूम पे है या फिर peak पे है। उसको सर्च करके आप उस प्रोजेक्ट को फिर फाइनलाइज करो, उसको बनाने की कोशिश करो, बस। टॉपिक आपको बहुत सारे मिलेंगे। यस सर, ग्रुप में सर लिंक आ जाएगी? यहाँ चैट बॉक्स में दे दिया ऑलरेडी, आपने ले लो यहाँ से। ग्रुप में क्यों? ग्रुप ओके में सबको तो नहीं चाहिए ना, यस सबके लिए प्रोवाइड करना जरूरी नहीं समझता मैं, आपने पूछा आपको दिया मैं। ओके, ओके ओके सर, थैंक यू, सही पूछा सर। मोस्ट मोस्ट। और कोई क्वेश्चन हो बता सकते हो मुझे, या फिर हम लोग एंड करते हैं आज का क्लास, फिर कल मिलेंगे फिर से। सर व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स वी कैन मेक जस्ट बाय यूजिंग ओनली HTML? HTML को यूज करके आप जस्ट फ्रंट एंड के लिए आप यूज कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई शाबाशी नहीं देगा, क्योंकि HTML में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको अगर यूज करना है तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फंक्शनैलिटी HTML में नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको या तो कोई फ्रेमवर्क या फिर कोई जावास्क्रिप्ट बेस्ड कुछ यूज करना पड़ेगा। In future, is it possible that we can make everything just by using only one language? Yeah, it is possible. That is JavaScript. Okay, if you use any framework or any library, it is based on JavaScript. JavaScript only handles everything there. What is the difference between session and cookies? Sessions रहते हैं सब सर्वर में, cookies रहते हैं ब्राउजर में, ठीक है। सेशन हमारा दिखता नहीं है ब्राउजर के अंदर, बट कुकीज हमारा सेव रहता है ब्राउजर के अंदर। सर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ HTML? लिमिटेशंस अगर आप मैं बताऊं, लिमिटेशंस एक ही है, वो मतलब डायनामिक नहीं है, वो स्टैटिक पेजेस के लिए है। उसमें जस्ट डेटा जो आप लोग इंटीग्रेट करोगे वो वही दिखाएगा। अगर आपको कोई डायनामिक डेटा इंटीग्रेट करना है जो कि बैकएंड से आएगा या फिर कोई फंक्शन रन होने के बाद आएगा, तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना ही पड़ेगा। या फिर आप HTMX यूज कर सकते हो, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, वो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही है, उसमें भी जावास्क्रिप्ट ही चाहिए। बट HTMX वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो मुझे भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है, क्योंकि नया टॉपिक है वो मुझे भी सीखना है। तो HTML जस्ट स्टैटिक पेजेस के लिए, उसमें कुछ अलग से क्या बोलते हैं उसको, अलग से मुझे उसका ब्रेन ऐड करना पड़ता है। अगर मैं सिंपली बताऊं, उसका कोई ब्रेन नहीं होता, वो ब्रेनलेस होता है, उसका जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको ब्रेन देना पड़ता है। क्लियर मनीष जी? Is it possible that a person can make a complete new language like HTML or CSS? Yeah, it is obviously possible. You can do it. What it be the steps? अभी वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी अभी तक कोई लैंग्वेज खुद से बनाने की कोशिश नहीं किया है। तो अगर मैं कभी ट्राई करूं तो मुझे ऑब्वियसली इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो आपको ऑपरेटिंग, अगर आपको कोई लैंग्वेज अगर प्रेफर करना, अगर बनाना है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेरे हिसाब से मैक ओएस, आपके हिसाब से विंडोज, किसी और के हिसाब से लिनक्स। तो इसके बारे में आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको ऐसे लैंग्वेजेस बनाने में ज्यादा हेल्प होगा। और CSS कोई लैंग्वेज नहीं है, पहली बात तो
CSS एक जस्ट स्टाइल शीट है, ठीक है, वो कोई लैंग्वेज नहीं है, उसमें हम लोग कोई लॉजिक नहीं बनाते, वो जस्ट एक स्टाइल करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो ये क्लियर है आपका, ये बेटर है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस इन्फॉर्मेशन, आई एम रियली लविंग दिस। ओके, थैंक्स अ लॉट मनीष जी। फिर कल मिलते हैं। तो आज का क्लास यही एंड करता हूँ मैं, फिर गुड नाइट एवरीबॉडी, फिर कल मिलेंगे नए कोई टॉपिक के साथ। सो सी यू देयर, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, ओके, थैंक यू सर।